अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा नेक्स्ट एपिसोड। सुबह को आँख खुली तो जीनी ख्वाब की तरह जहन पर मुसल्लत थी। उसके जिस्म की खुशबू अब मेरे जिस्म से आ रही थी। मैं भारी दिमाग लिए बाथरूम में चला गया। मुझे एहसास हो रहा था कि कल की चोटें रात की शराब से वक्ती तौर पर दब गई थीं और अब उनमें फिर से दर्द शुरू हो गया था। गुस्ल करके बाहर निकला, बाल वगैरह तरतीब दिए और एक कुर्सी पर बैठकर जीनी के बारे में सोचने लगा। जीनी भी फलमीना की तरह रात के किसी हिस्से में गायब हो गई थी। वैसे इस सलूक के बाद रात को जीनी की आमद ही मेरे लिए हैरत अंगेज थी। सोचते हुए चंद मिनट भी ना गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर एक आदमी अंदर आ गया। बॉस, नाश्ते की मेज़ पर आपका मुंतजिर है। मेरे होंठ भींच गए। जलील फितरत शेखर अपने अजीबोगरीब रवैये से मुझे जहनी हिजान में मुब्तला करना चाहता था। मैं उसके हाथों बेबस हो गया था। बहरहाल मुमकिन है वो मुझसे कुछ और गुफ्तगू करना चाहता हो, लेकिन उसकी दरिंदगी को शिकस्त देने के लिए मेरे पास एक ही हथियार था, वो ये कि उसकी बात ना मानूं। मुझे बुलाने के लिए आने वाला मेरा मुंतजिर था। वो उठ खड़ा हुआ और मैं उसके साथ चलता हुआ उस कमरे में पहुंच गया जहां पहले रोज़ मैंने शेखर के साथ नाश्ता किया था। शेखर ने हस्बे मामूल मेरा इस्तकबाल किया और मैं खामोशी से उसके साथ नाश्ता करता रहा। नाश्ता करने के बाद उसने मुझे सिगरेट पेश की, जिसे मैंने ले लिया। इस दौरान मेरे और उसके दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। सिगरेट के गहरे गहरे कश लेते हुए वो किसी ख्याल में डूबा हुआ था। फिर दरवाजे पर चाप सुनाई दी और मेरी गर्दन उस तरफ घूम गई। एक बार फिर मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ गईं। मरदूद डेविड दरवाजे में खड़ा था। क्या आप नाश्ते से फारिग हो चुके मिस्टर शारिक? उसने बड़े अदब से पूछा। हाँ, हम फारिग हो चुके हैं डेविड, शेखर ने जवाब दिया। तब बराहे करम मेरे साथ तशरीफ लाइए, डेविड ने मुझे मुखातिब करके कहा और शेखर कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। ओके मिस्टर शारिक, कल मुलाकात होगी, अगर आप जिंदा रहे तो, उसने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देखता रह गया। आइए मिस्टर शारिक, डेविड की आवाज़ फिर उभरी। कहाँ, क्या करना चाहते हो तुम? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा। कल का खेल मेरे साथियों के लिए काफ़ी दिलचस्प था। आज उन्होंने कुछ और तब्दीलियां की हैं। बड़े जिद्दत पसंद हैं वो लोग, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, वो बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं उठ गया। दिल ही दिल में तालूत को कोस रहा था। किस बुरे मौका पर उसने मेरा साथ छोड़ा है। तालूत, मैंने फिर आस्ता से सरगोशी की, लेकिन वो मनहूस होता तो जवाब मिलता। आंखों में तारीकियां लिए मैं डेविड के साथ चलता हुआ उसी कमरे में पहुंच गया जहां कल मेरी दुर्गत बनी थी। अंदर उन दोनों के अलावा दरमियानी उम्र की दो औरतें भी मौजूद थीं। उन औरतों को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मैं थूक निकलते हुए उन्हें देखने लगा। डेविड ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। इंतज़ार न करें मादाम, शुरू हो जाएं, डेविड ने कहा और दोनों औरतें आगे बढ़ आईं। उन्होंने मेरी कमीज़ के बटन खोले। मेरे हाथ मुदाफ़ियत के लिए बढ़े, लेकिन अव्वल तो औरतें ही काफ़ी मजबूत थीं। इसके अलावा दोनों आदमियों ने मेरे बाजू पकड़ लिए। मेरी कमीज़ उतार दी गई और फिर औरतों के हाथ मेरे ज़ेरीन लिबास की तरफ बढ़े। क्या कर रही हो सुअर की बच्चियों, मैं चीखा और डेविड ने आगे बढ़कर मेरे बाल पकड़ लिए। दूसरे लम्हे उसने अपनी पतलून से एक लंबा चाकू निकाल लिया। क्लिक की आवाज़ के साथ चाकू खुल गया और डेविड उसे मेरे नरखरे पर रखकर सफाक लहजे में बोला। मुदाफ़ियत की तो बकरे की तरह ज़िबा कर दूंगा, बॉस की तरफ से ऑर्डर मिल चुका है। बालों की तकलीफ से मेरे मुंह से कराह निकल गई और औरतों ने मेरा ज़हनी लिबास भी उतार दिया। सुनो तो सही, मैंने सख्त ज़हनी हिजान के आलम में कहा। क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारे बॉस से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसका वक्त गुजर गया, अब सिर्फ तुम्हें वो करने के लिए तैयार होने का इकरार करना है जो बॉस ने कहा है। मेरा लिबास क्यों उतार लिया गया है? मैंने लरजते हुए पूछा। तमाशा देखते रहो, डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुद देख लोगे कि तुम्हारा लिबास क्यों उतारा गया है। मेरी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 3 मर्दों और 2 औरतों के दरमियान में बरहना खड़ा था, बेबस था। इसके बाद वो जो कुछ भी करने वाले थे उसका सही अंदाजा तो नहीं कर सकता था, लेकिन ये जरूर जानता था कि जो कुछ वो करेंगे उसे बर्दाश्त ना कर सकूंगा। अब 2 ही रास्ते थे, या तो नरगिस रहमानी की बर्बादी का इकरार कर लूं या फिर डेविड से भिड़कर मरने के लिए तैयार हो जाऊं। जिंदगी बड़ी अजीज शय है, इंसान किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता। नरगिस रहमानी का मासूम चेहरा मेरी निगाहों में घूम गया और मैंने आंखें बंद कर ली। सुनो डेविड, मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। मैं तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर शारिक, डेविड ने मेरे बाल छोड़ दिए। वो एकदम बेहद मुअद्दब नजर आने लगा और फिर उसने सबसे कहा, चलो बाहर जाओ। दोनों औरतें और मर्द जल्दी से दूसरे दरवाजे से बाहर चले गए और डेविड दूसरी तरफ रुक करके खड़ा हो गया। बराहे करम लिबास पहन ले मिस्टर शारिक, उसने कहा और मैंने जल्दी से अपनी पतलून उठा ली। लिबास पहनने के बाद मैंने गहरी गहरी सांसें ली और फिर भराई हुई आवाज़ में पूछा, मिस्टर शेखर कहाँ हैं?
अब तो कल ही बॉस से मुलाकात होगी, वो जा चुका है, आइए अपने कमरे में आराम कीजिए। और मैं डेविड के साथ निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया था। कमरे में पहुंचकर मैं मसहरी पर गिर पड़ा। जहन था कि टुकड़े टुकड़े हो रहा था, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सबसे ज्यादा रंज तालूत के चले जाने का था। ना जाने कितनी देर में जहन को पुरसुकून कर सका। मैंने अपनी जिंदगी का भरपूर जायजा लिया। एक मफरूर मुजरिम जिसके ऊपर बहुत से केस बन चुके थे, किसी भी वक्त जेल की सलाखों के पीछे जा सकता था। ठीक है, मुजरिम ही सही, इसी तरह जिंदगी गुजारूंगा। जहां ज़मीर मुतमईन नहीं होगा वहां अपनी मर्दानगी से काम लूंगा। नरगिस की जिंदगी कम अज कम मेरे हाथों बर्बाद ना होगी। कोशिश करूंगा कि उसे महफूज रखूं। ठीक है, किस्मत में अगर यही लिखा है तो यही सही। मैं मसहरी से उठ गया, बाथरूम में गया, गुस्ल किया। हालांकि सुबह को गुस्ल कर चुका था, लेकिन इस बार गोया मैंने अपनी जहनी उलझनें धो दी और फिर सब कुछ भूलकर मैं शराब की अलमारी की तरफ बढ़ गया। शराब के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। जो बोतल सबसे खूबसूरत नजर आई निकाल ली, गिलास में उंडेली और पीने लगा। सीने पर जलती हुई लकीरें उतरती रहीं और फिर सरूर आने लगा। पीता रहा और जब हाथ बोतल उठाकर उंडेलने के काबिल ना रहे तो औंधा गिर पड़ा। कुछ होश न रहा। ये बेहोशी ही मुनासिब थी, वरना परेशान कुन ख्यालात मेरा पीछा न छोड़ते। फिर जब होश आया तो सख्त नकाहत महसूस हो रही थी। आंतें भूख से कुल्हू अल्लाह पड़ रही थी। रात हो चुकी थी। अंदाजा हुआ कि यहाँ वाले मुझसे बेखबर न थे। कुर्सी पर मदहोश हुआ था, मसहरी पर मौजूद था। बोतल और गिलास हट चुके थे। आंखें बंद किए पड़ा रहा। नकाहत की वजह से आवाज भी न निकल रही थी। ना जाने क्यों ये हालत हो गई थी। फिर जब दरवाजे पर आहट सुनाई दी तो संभला। नया चेहरा था, हसीन, दिलकश। मुस्कुराती हुई वो मेरे करीब आई और मसहरी पर बैठकर बड़े प्यार से मेरी पेशानी पर उंगलियां फेरने लगी। अब उठ जाओ, बड़े घरेलू अंदाज में कहा गया और मैं उसे देखने लगा। मेरा नाम शकीला है, उसने कहा और मेरे कुछ और करीब खिसक आई। उसके कुर्ब से मैं सरूर महसूस करने लगा और मेरे जिस्म में तवानाई आ गई। हाथ उठे और उसकी तरफ बढ़ गए। सख्त भूख लग रही है, मैंने कहा। सुबह का नाश्ता किए हुए हो? नशा उतारने की कई चीजें इस्तेमाल की जा चुकी हैं, एक इंजेक्शन भी दिया गया है, वरना सुबह तक होश में ना आते। इतनी क्यों भी थी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। खुद को भूल जाने के लिए। मैंने एक ठंडी आह भरकर जवाब दिया। खुद को याद रखो, वरना दुनिया में अपना मुकाम खो बैठोगे। खाना मंगवाओ, मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके कहा। अभी लाई, उसने कहा और झपाक से मसहरी से उठकर दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उसके जुमले पर गौर करता हुआ बाथरूम की तरफ चल पड़ा। हो ना समझ, अहमक, क्या देखा है अभी दुनिया में? उसके अल्फाज को याद करके मैंने तल्ख अंदाज में सोचा। बाहर आहट सुनाई दी तो बाथरूम से निकल आया। गर्म खाने से इश्तहा अंगेज खुशबू उठ रही थी। मर भुक्कों की तरह टूट पड़ा। न जाने पेट में इतनी गुंजाइश कहाँ से आ गई। डटकर खाया, गर्म कॉफी पी और फिर सिगरेट के कश लगाने लगा। एहसास हुआ कि जिंदगी बस यहीं तक महदूद है। टाइम क्या हुआ है? मैंने पूछा। 11 बजने वाले हैं। ओह, काफी रात हो गई है, मैंने धुएं के मरगोलों को घूरते हुए कहा। वो उठ गई और ट्रॉली धकेलती हुई बाहर निकल गई। मैं जानता था कि वो वापस आएगी और मुझे उसकी जरूरत भी थी। मैं शेखर की इस इनायत का दिल से शुक्रगुजार था। उसने मेरे साथ जो कुछ किया था, जो कुछ वो चाहता था, वो अपनी जगह, लेकिन उसने ये जो सिलसिला शुरू किया था उसकी मिसाल मुश्किल थी। फलमीना और जीनी की तरह की ये लड़की भी भरपूर थी और मैं आने वाले वक्त के तस्वुर से खुश था। फिर वो आ गई, वही खुद सुपुर्दगी लिए हुए, वही अंदाज, वही नाजो अता। तीसरी रात की तीसरी लड़की भी अपनी लताफतें मुझे सौंपकर सूरज की किरणों में घुल गई, एक पुरस्कार ख्वाब की मानिंद, और मैंने एक ठंडी सांस लेकर उसे भुला दिया। फिर शेखर का बुलावा आ गया और मैं चल पड़ा। लेकिन आज उस कमरे तक का फासला तय करते हुए मैंने दिल में अपने अज़ाइम ताज़ा किए थे, अपनी सलाहियतों को पुकारा था। और जब मैं कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो किसी हद तक पुरसुकून हो चुका था। शेखर ने हस्बे मामूल मेरा इस्तकबाल किया। ऐसा लगता था जैसे डेविड के हवाले करने के बाद उसका काम खत्म हो गया हो। मैंने इत्मीनान से कुर्सी घसीटी और बैठ गया। मुलाजमों ने नाश्ता लगा दिया और हम दोनों खामोशी से नाश्ता करते रहे। फिर नाश्ता खत्म हो गया और शेखर ने मुझे सिगरेट पेश की, जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। डेविड ने मुझसे कहा था कि तुमने, उसने जुमला अधूरा छोड़कर मेरी तरफ देखा। हाँ, बहालत मजबूरी मैंने तुम्हारी बात मान ली है, मैंने होंठ सिकोड़ कर जवाब दिया। तुम्हारे आदमी दरिंदगी की इंतहाई मंजिलों पर पहुंच रहे थे। ओह, गोया दिल से तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो? कतई नहीं। अगर मुझे तैयार होना होता तो उसी दिन हो जाता। तुमने जिस रकम का लालच दिया था वो इतनी है कि मुझे पहली ही पेशकश में तैयार हो जाना चाहिए था। गोया तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए डेविड से इकरार कर लिया था। शेखर ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। बात कुछ यूं ही है शेखर, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा,
लेकिन जो इकरार मैंने किया है उसे पूरा करने को तैयार हूं। गोया तुम, शेखर ने हैरत से कहा, यानी वाकई तुम सच कह रहे हो? हाँ, उस मासूम लड़की की बर्बादी मेरे ही हाथों में लिखी है तो मैं मजबूर हूं। मेरी जिंदगी बचाने वाला कोई नहीं है। अगर उसका बाप उसकी जिंदगी बचाना चाहता है तो तुम्हारी मांग पूरी कर दे। गुड। यही बात समझाने की मैंने कोशिश की थी, देर से तुम्हारी समझ में आई। लेकिन शारिक, अपने खुलूस का यकीन किस तरह दिलाओगे? कोई जरिया नहीं है, सब कुछ तुम्हें करना होगा। हाँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। बयान करो। मुझे तुम्हारी 2.5 करोड़ की पेशकश नामंजूर है। मैं इस जलील पैसे में से कुछ ना लूंगा। ओह ठीक है, और क्या चाहते हो? इसके एवज तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या? शेखर ने दिलचस्पी से पूछा। नरगिस रहमानी को यहाँ लाने के बाद तुम उसे बताओगे कि तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया था। मैं अपनी मर्जी से इस काम पर तैयार नहीं हुआ था। ओह चलो, मंजूर है, शेखर ने कहा। और कोई हुक्म? यहाँ उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा, कोई उससे गिरी हुई बात नहीं करेगा। हाँ, अगर उसका बाप रुपए की अदायगी से इनकार कर दे तब फिर जो दिल चाहे करना, यह भी मंजूर। और बताओ। तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि मुआवजे के तौर पर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। गोया आइंदा हमारे लिए काम नहीं करोगे? शेखर ने पूछा। नहीं शेखर, मुझसे ये ना हो सकेगा, मैंने कहा। मैं बड़ी मुश्किल से इस काम के लिए आमादा हुआ हूँ। ठीक है, तुम्हें इसकी आज़ादी है, लेकिन मेरी कुछ बातें भी सुन लो, उसने कहा और मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। तुमने किसी भी किस्म की वादा खिलाफी की कोशिश की तो तुम्हें और नरगिस दोनों को गोली मार दी जाएगी। तुम जानते हो ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। मेरे दिल में तालूत का ख्याल आ गया था। काश वो होता, तब मैं देखता कि शेखर के लिए कौन सा काम आसान है और कौन सा मुश्किल। लेकिन अब तो मैं तालूत की तरफ से मायूस हो गया था। वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। क्यों और कहाँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। काम करने का अंदाज क्या होगा? शेखर ने पूछा। ये सब फैसले तुम करोगे शेखर, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, मैंने थके हुए अंदाज में कहा। तो फिर गौर से सुन लो शारिक, हम तो खतरात मोल लेने के आदी हैं। हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करेंगे। तुम्हारी और नरगिस की जिंदगी बंदूक की नाल पर होगी। जिस वक्त कोई गड़बड़ महसूस हुई तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। तुम नरगिस के पास जाओगे, उससे मिलोगे और उसी अंदाज में मिलोगे जैसे मिले थे। उसे अपने इश्क के जाल में फांसोगे और फिर किसी वक्त उसे ले जाकर बाहर निकल आओगे। बाकी काम हमारा है, तुमसे राब्ता कायम रहेगा, हम तुम्हें हदायत देते रहेंगे। ठीक है, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा। ये रात तुम यहाँ गुजारोगे उस वक्त तक जब तक हमारा काम ना हो जाए। तुम्हारे यहाँ की रातें बेहद हसीन होती हैं शेखर, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं कह चुका हूँ, तुम्हारे दिल से नरगिस का इश्क हवा हो जाएगा। एक से एक हसीन लड़की मौजूद है, और फिर इस शक्ल में जब नरगिस का बाप रकम देने पर राजी ना हो तो मैं ऐसी ही एक रात नरगिस के साथ भी गुजार सकते हो। मेरी तरफ से पेशकश है। दरअसल शेखर, वो लड़की इस तरह मेरे हवास पर छाई है कि मैं उसके साथ ऐसा कोई सलूक नहीं कर सकता, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। ये तुम्हारी मर्जी है, शेखर ने कहा। इस दौरान उसकी आंखें मेरा जायजा लेती रही थीं, लेकिन मैं उस वक्त अदाकारी के फन की बुलंदियों पर था। मैंने अपनी कैफियत इस तरह की बना ली थी जैसे बहालत मजबूरी मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया हूँ। चुनाचे शेखर को यकीन आ गया और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तब शेखर की दोस्ती कबूल करो, वो भूल जाओ जो हो चुका है। तुम्हारे लिए मुकम्मल इंतजाम कर लिया जाएगा। जो ही काम मुकम्मल हुआ हम तुम्हें लंदन पहुंचा देंगे। बाकी सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर होगा। मैंने बुझे हुए अंदाज में शेखर की तरफ हाथ बढ़ा दिया और शेखर ने गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया। फिर वो मेरे साथ ही कमरे से निकल आया। एक और कमरे के करीब पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाली फलमीना थी। मुझे देखकर वो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। उस रात के बाद वो मुझे आज नजर आई थी। फिली, मिस्टर शारिक के साथ रहकर इनका दिल बहलाओ, अब ये दोस्तों में शामिल हो गए हैं। ओह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए शारिक साहब। फिल्मीना ने आगे बढ़कर मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया और शेखर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। फिल्मीना मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। बड़ा खूबसूरत कमरा था जो फिल्मीना की खुश ज़ौक़ी का आईनादार था। खूबसूरत मुजस्मे, हसीन पेंटिंग्स। मैं एक सोफे पर बैठ गया। उदास क्यों हो डार्लिंग, उसने मेरे बराबर बैठते हुए कहा। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उस पर मेरा दिल खुश नहीं है फिल्मीना, मैंने कहा। दिल के चक्कर में मत पड़ा करो शारिक, ये हमें उल्टे मशवरे देता है। इस पागल को क्या मालूम कि जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इससे कहो अपना काम करे और हमें अपना काम करने दे। तुम्हारे जज्बात कितने अरसे में मुर्दा हुए फिल्मीना, मैंने पूछा। क्या मतलब, वो चौंक कर बोली। ज़मीर को मुर्दा करने में तुम्हें क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, मुझे बताओ। मैं इन्हीं मराहिल से गुजर रहा हूँ, मैंने करबनाक आवाज़ में कहा। मेरी निगाहें फलमीना के चेहरे पर जमी हुई थीं।
एक लम्हे के लिए मैंने उसके चेहरे में तगय्युर देखा, सिर्फ एक लम्हा के लिए। दूसरे लम्हा वो पुरसुकून थी, अलबत्ता उसके लहजे में एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। हाँ, इब्तदा में ज़मीर ने मुझे बड़े कचोके लगाए थे, मगर रफ्ता रफ्ता मैं अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुलाने में कामयाब हो गई। ज़िंदगी गुजारने के लिए और भी लवाजमात की ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत ज़मीर की लानत व मलामत से ज़्यादा अहम थी। चुनाचे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैंने ज़मीर का गला घोंट दिया। क्या अब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें लानत व मलामत नहीं करता? मैंने पूछा। नहीं, अब यह बिल्कुल ठीक है, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुम मुझे हर किस्म के जज्बात से आरी मालूम होती हो। कैसी बातें कर रहे हो शारिक? क्या तुम्हारे साथ गुजारे हुए लम्हात जज्बात से खाली थे? हाँ, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा। तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? उस रात के बाद तुम रूपोश हो गई थीं। तुमने सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा किया था, जो तुम ना जाने किस किस तरह पूरा करती होगी, मैंने कहा, और उसकी आंखों में नमी उभर आई। उस रात के बाद तुमने मुझे याद किया? बताओ मुझे, क्या उस रात के बाद तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हुई? नहीं, वह सख्त लहजे में बोली। क्यों? ये बातें अहमकाना हैं, कोई और बात करो। अभी जिंदा हो, तड़प रही हो, मरने की कोशिश कर रही हो, मरी नहीं हो। मर जाओगी, यकीनन मर जाओगी। तुम तक पहुंचने के लिए अभी मुझे बहुत से मराहिल से गुजरना होगा। मैं ये मराहिल तय करने का फैसला कर चुका हूँ, और जब मैं मर गया फिल्मीना, तो मौत के बाद तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। फिर हम दोनों मिलकर ज़िंदगी पर कहके लगाएंगे। जिंदगी एक बेकार शैफ, फरेब और एक धोखा है, मैंने दांत पीस कर कहा। वो खामोशी से मुझे देखती रही। मौत के वक्त ऐसी ही चीखें बुलंद होती हैं ना? मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब ना दिया, खामोशी से एक तरफ पड़ गई। एक अलमारी से उसने 2 गिलास और एक बोतल निकाली, नाप कर शराब गिलासों में डाली और मेरे करीब आ गई। इसे पी लो, तड़प खत्म हो जाएगी, पी लो, हम दिन को रात बना लेंगे। आओ, मेरा जिस्म तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है, मैं तुम्हारे ज़मीर की चीखों को समेट लूंगी, उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों तक ना पहुंच सकेगी। आओ, उसने कहा, और फिर मेज से शराब का गिलास उठाकर मेरे होंठों से लगा दिया। दिन को फिल्मीना, रात को सुधा, एक हिंदू लड़की, शर्माई शर्माई थी, लेकिन अपने फन में ताक। ये चौथी लड़की भी खूब थी। मैंने शराब पीकर शेखर जिंदाबाद के नारे लगाए, तालूत मुर्दाबाद के नारे लगाए, और फिर सुधा के लंबे बालों को सीने पर फैलाकर सो गया। और हस्बे मामूल सुबह हो गई, खाली खाली सुबह, जिसकी रोशनी में एक नई जिद्दोजहद का आगाज होने वाला था। लंबी सुरख स्पोर्ट्स कार में मैं दाऊद रहमानी की कोठी में दाखिल हुआ। सियाह डॉज और पीले रंग की डॉटसन आगे बढ़ गई थी। इन दोनों कारों ने मेरा ताकुब किया था। मेरे जिस्म पर नफीस तरीन सूट था, और उस वक्त मैं इंतहाई स्मार्ट नजर आ रहा था। पोर्टिको में 2 कारें खड़ी हुई थीं। एक तो नरगिस की कार थी, जिसे मैं पहले भी देख चुका था। दूसरी कार एक नीले रंग की सेडान थी। मैंने उन दोनों कारों के करीब अपनी कार रोक दी और नीचे उतर गया। मेरे लिबास में एक ट्रांसमीटर छुपा हुआ था, जिसके बारे में मुझे बता दिया गया था। ट्रांसमीटर ऑन था और उस पर मेरी आवाज़ सुनी जा सकती थी। फरमाइए जनाब, एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर पूछा। मिस नरगिस को मेरा सलाम कह दो। आपका नाम? उसने मुअद्दब लहजे में पूछा। शारिक, मैंने एक शाने बेनियाजी से जवाब दिया। तशरीफ लाइए, मुलाजिम ने कहा, और मुझे लेकर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद नरगिस को इतला देने अंदर चला गया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे जो काम करना था वो सख्त मुश्किल था, ताहम मैं उसे करने का तहिया कर चुका था। मैंने ड्राइंग रूम में निगाहें दौड़ाईं। वहाँ एक ड्राइंग टेबल भी मौजूद थी। मैं फुर्ती से उठा और ड्राइंग टेबल पर पहुंच गया। यहाँ से मैंने एक सादा कागज उठाया, उसे बेआवाज़ तय किया और जेब में रख लिया। एक बाल पॉइंट भी मुझे मिल गया था। दोनों चीज़ें एहतियात से जेब में रखने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। बैठा ही था कि नरगिस आ गई। हेलो मिस्टर शारिक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो मिस नरगिस, सबसे पहले ये बताइए, आप मेरे यहाँ गई थी? हाँ, गई तो थी, जाहिर है आपने बुलाया था। बस सफ़िया और उज़्मा का मजाक मुझे नागवार गुजरा। उन्होंने वापसी पर मेरा खूब मजाक बनाया था। उसने किसी कदर उदास लहजे में कहा। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ और आपसे माज़रत ख्वाह भी। बदकिस्मत हूँ कि पहले ही मुलाकात में आपके दिल पर गलत तासुर कायम कर गया। लेकिन कुछ ऐसी ही मजबूरी थी कि तारिक साहिब भी वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई मुलाजिम भी नहीं था। पूरी कोठी सुनसान पड़ी थी। भाईजान एक ज़रूरी काम से कनाडा चले गए। मुलाजिम जलील होते हैं। कमबख्तों ने मौके से फ़ायदा उठाकर ऐश किए होंगे। असल में मुझे एक इतना ही ज़रूरी काम पड़ गया कि उसी रात जाना पड़ा। ख्याल था कि सुबह को वापसी हो जाएगी, लेकिन आज आ सका हूँ। बहरहाल मुझसे जो ज़्यादती हुई है उसका मैं अजाला नहीं कर सकता। हाँ, आप जो सज़ा भी तजवीज़ करेंगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैंने सर झुका कर कहा। बस मैं तो आपसे नाराज़ हो गई थी, लेकिन आप अगर वाकई इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए थे तो खैर। नरगिस की मुस्कुराहट वापस लौट आई थी। आपकी सहेलियाँ कहाँ हैं? आज गायब हैं।
डैडी भी थोड़ी देर कबल गैर मुमालिक के दौरे से वापस आए हैं, चलिए उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। आपके भाईजान कब तक वापस आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने जवाब दिया और नरगिस के साथ आगे बढ़ गया। और अगर आपके डैडी अभी वापस आए हैं तो फिर मैं बड़ा नावक्त आया हूँ, वो थके हुए होंगे। अरे नहीं, डैडी आपसे मिलकर नाखुश नहीं होंगे, वो बड़े दिलचस्प इंसान हैं, थकन वगैरह का ख्याल नहीं करते, नरगिस ने कहा। और फिर वो एक कमरे के दरवाजे के सामने रुक गई। मैं अंदर आ सकती हूँ डैडी? आओ बेटे, कम इन। अंदर से एक नरम लेकिन भारी आवाज़ सुनाई दी और नरगिस मुझे लिए हुए अंदर दाखिल हो गई। हेलो, दोहरे जिस्म के संजीदा शक्ल के आदमी ने खुश इखलाकी से मेरा इस्तकबाल किया। यही है शारिक साहब डैडी, उस हैरत अंगेज जीत के मुहर्रिक, नरगिस ने तारुफ करवाया और दाऊद रहमानी मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठ जाने का इशारा किया, मैं बैठ गया। क्लब से वापसी पर नरगिस ने आपके बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात किए थे। बात कुछ समझ में नहीं आई थी, इसलिए आपसे मिलने का इश्तियाक था, लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन आप तशरीफ लाने वाले थे उसी दिन जर्मनी जाना पड़ गया। जी मुझे मालूम था, मैंने कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शारिक साहब पढ़ते हैं? जी नहीं, अरसा हुआ तालीम को खैरबाद कह चुका हूँ, बस कुछ कारोबार है जिसे भाईजान संभाले हुए हैं, मैं तो आज़ाद फिरता हूँ। खूब खूब, माशाअल्लाह। उस दिन क्या तमाशा था, ये नरगिस क्लब वालों को किलाश कराई थी? जी हाँ, बस कुव्वत इरादी का एक करिश्मा था, कोई खास बात नहीं थी, मैंने हंसते हुए कहा। तब तो फिर आप हैरत अंगेज कुव्वत इरादी के मालिक हैं मिस्टर शारिक, यानी बेजान चीज़ों को भी मतला कर सकते हैं तो जानदारों का क्या ठिकाना? दाऊद रहमानी मुस्कुराते हुए बोले। मैं भी मुस्कुरा कर रह गया। बहरहाल बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर, क्या आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी? जी हाँ ज़रूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नरगिस अपने मेहमान की खातिर मदारत करो, वो बोले। और नरगिस ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, आइए शारिक साहब, मैं आपको कोठी दिखाऊं। चलिए, मैं तैयार हो गया। नरगिस मुझे कोठी के खूबसूरत हिस्से दिखाती रही और मेरे जहन में खिचड़ी पकती रही। पिछली 4 रातें 4 लड़कियों के साथ गुजर चुकी थीं, चारों एक से बढ़कर एक हसीन थीं। उन्होंने अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी वारफ्तगी, अपनी निसाइयत मुकम्मल तौर पर मेरे हवाले कर दी थी। उन्होंने मुझे ज़िंदगी की तमाम लज्जतें बख्शी थीं। ऐसी शक्ल में मुझे नरगिस की परवाह तो न होनी चाहिए थी, लेकिन ना जाने फितरत इंसानी क्या है, उसे पोशीदा राजों का तजस्सुस क्यों है। नरगिस की कशिश अब भी बरकरार थी। उसकी मोहब्बत में एक अजीब सी फरहत का एहसास हो रहा था और दिल में उसके लिए वही जज्बा हमदर्दी और मोहब्बत मौजूद था। आइए शारिक साहब, चाय तैयार हो चुकी है। काफ़ी देर के बाद उसने कहा। मैं ज़रा बाथरूम तक जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। ओ आइए, उसने कहा और फिर वो मुझे कमरे के बाथरूम के दरवाजे पर छोड़ गई। मैंने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर फुर्ती से कागज़ और बाल पॉइंट निकाल लिया। कागज़ को एक शीशे के कॉर्नर्स पर रखकर मैंने उस पर लिखना शुरू किया। इसके साथ ही हाथ बढ़ाकर मैं वॉश बेसिन का नल खोल रहा था ताकि पानी की आवाज़ ट्रांसमीटर के जरिए पहुंचती रहे। मैंने दाऊद रहमानी के नाम रुका लिखा। मोहतरम रहमानी साहब, मैं एक बदकिस्मत इंसान हूँ। मिस नरगिस से मुलाकात इत्तफाकिया थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चंद लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। उन्होंने मुझे शदीद अजियतें दी, जिनके निशानात मेरे बदन पर मौजूद हैं। उनका मुतालबा था कि मैं नरगिस रहमानी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां से वो उन्हें अगवा कर सकें। इसके लिए आपसे 10 करोड़ का मुतालबा किया जाएगा और अगर आपने वो रकम अदा ना की तो नरगिस रहमानी को मिडल ईस्ट में फरोख्त कर दिया जाएगा। उन्होंने मुझे 2.5 करोड़ रुपए की पेशकश भी की है। बराहे करम मेरी बात को किसी किस्म का फ्रॉड न समझें। वो लोग बेहद चालाक और ख़तरनाक हैं। अपनी बच्ची की हिफाजत करें। मेरी लिबास में एक ट्रांसमीटर मौजूद है जिस पर वो लोग एक एक बात सुन रहे हैं। दाऊद साहब, मैं एक बदकिस्मत इंसान हूँ, जिंदगी में किसी के लिए कुछ ना कर सका। आपकी बच्ची के लिए जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी कुर्बानी रायगा जाए। कल मैं फिर नरगिस से मुलाकात करने आऊँगा। इस दौरान आपने जो हल सोचा है एक पर्चे पर लिखकर मुझे दिखा दें। इस बात को याद रखें कि अगर ये काम मेरे जरिए अंजाम ना पा सका तो वो कोई और जरिया अपनाएंगे, बस उन्हें मौका नहीं मिल सका है। खादिम शारिक। पर्चा लिखकर मैंने उस पर एक निगाह दौड़ाई और फिर उसे तय करके जेब में रख लिया। इसके बाद नल बंद करके मैं बाहर निकल आया। नरगिस मेरी मुंतजिर थी। हम दोनों एक कमरे में पहुंच गए जहां चाय का पुरतकल्लुफ इंतजाम किया गया था, जिसमें दाऊद साहब नहीं थे। चाय के दौरान नरगिस से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। फिर उसकी सहेलियों की बात निकल आई। शैतान सिर्फ लड़कियां हैं, आज मौजूद नहीं हैं, वरना नाक में दम कर देती। उस दिन ही आपने देखा था। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, क्लब गई थी आप? बाकायदा नहीं जाती, कभी कभी जाती हूँ। कल के बारे में क्या ख्याल है? आप साथ हों तो क्या हर्ज है। चलिए कल फिर लोगों की जेबें खाली कराई जाएं।
ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ نرگس کے انداز سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر ہے۔ پھر میں نے اسے رخصت کی اجازت چاہی۔ تو پھر کل کا پروگرام طے؟ یقیناً۔ آپ کو پھر کوئی ضروری کام تو یاد نہیں آ جائے گا؟ آپ کو شرمندہ کرنے کا حق ہے، میں نے کہا۔ ارے نہیں، میں نے مذاق کیا تھا، محسوس نہ کریں۔ آئیے آپ کے ڈیڈی سے اجازت لے لوں، میں نے کہا، اور پھر میں اس کے ساتھ لائبریری میں پہنچ گیا، جہاں مسٹر داؤد رحمانی ایک آرام کرسی پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کتاب میں نشانی رکھی اور مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ اجازت دیجیے انکل، پھر حاضر ہوں گا، میں نے کہا۔ اچھا بھائی، خدا حافظ، آتے رہا کرو۔ ڈیڈی، کل میں شارق صاحب کے ساتھ کلب جاؤں گی۔ ضرور بیٹے۔ اچھا شارق صاحب۔ داؤد رحمانی نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران میں نے صفائی سے پرچہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اور پھر مسافے کے ساتھ ہی میں نے پرچہ رحمانی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نرگس میری طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ داؤد رحمانی نے حیرت سے میری شکل دیکھی اور میں نے آنکھ دبا دی، پھر تیزی سے مڑا۔ خدا حافظ۔ آئیے نرگس صاحبہ، اور میں نرگس کو لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ نرگس مجھے میری کار تک چھوڑنے آئی اور میں اسے بھی خدا حافظ کہہ کر نکل آیا۔ وہاں سے میں سیدھا ربر سکوائر آیا اور سپورٹس کار اسی عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے برآمدے میں ہی شیکر نے میرا استقبال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ ویری گڈ مسٹر شارق، بہرحال تم ایک بااصول انسان ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور شیکر میرے ساتھ اندر تک آیا۔ پھر اس نے مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ بیٹھو، اس نے کہا اور میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے خوشی ہے مسٹر شارق، تم نے حسب وعدہ کام کیا ہے۔ اس سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ تم یقیناً ایک شریف نوجوان ہو، لیکن میرے دوست، شرافت آج کل کی دنیا میں ایک بیکار شے سمجھی جاتی ہے۔ کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کوئی اس بیکار شے کو کیوں اپنائے؟ پھر اس بیکار شے کو کیوں اپنایا جائے؟ بہرحال کام کے بعد تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، آئندہ زندگی پر غور کر سکتے ہو۔ ویسے اندازہ ہوا کہ تم بھی خاصے دولت مند انسان ہو۔ کیا کاروبار ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ میرے بھائی لیدر کا کام کرتے ہیں، ہم ملکی چمڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ بہرحال کوئی بھی کاروبار اس کاروبار سے زیادہ منافع بخش نہ ہوگا، لیکن خیر، یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ ہاں، کل کا کیا پروگرام رہے گا؟ میں نے اسے کلب چلنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا گیا ہے، شیکر نے جواب دیا۔ بس پروگرام تم طے کرو، میں نے کہا۔ طے کیا جا چکا ہے، شیکر مسکراتے ہوئے بولا۔ تم کلب جاؤ گے، وہاں کی تفریحات میں مصروف رہو گے، ہمارے آدمی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے وہ تمہاری کار میں ہوگی، واپسی پر تم ہی اسے چھوڑنے جاؤ گے۔ راستے میں ہمارے آدمی تمہیں روکیں گے اور تم کار روک لو گے، بس اسے اغوا کر لیا جائے گا۔ کوئی ترمیم؟ اس نے پوچھا۔ تم نے مناسب ہی سوچا ہوگا، میں نے کہا۔ بس آرام کرو، لیکا تمہاری منتظر ہوگی۔ آج ایک غیر ملکی لڑکی تمہاری خدمت کرے گی، اس بات پر غور کر لو۔ اگر تم ہمارے ساتھ 15 برس تک کام کرتے رہے تب بھی ہر رات نئی لڑکی، پوری دنیا کا منتخب حسن۔ یہ شیکر کا وعدہ ہے۔ اور در حقیقت لیکا میری خوابگاہ میں موجود تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جب میں خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہ میری مسحری پر چت لیٹی ہوئی تھی، پھولدار گاؤن میں ملبوس چھوٹے سے قد کی جاپانی حسینہ، جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بے حد پرکشش تھیں، جس کے چہرے کی سانولاہٹ انتہائی دلکش تھی۔ اس نے قدرے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن جھکاتے ہوئے جاپانی انداز میں مجھ سے کچھ کہا۔ انگلش سمجھتی ہو؟ میں نے اسے انگریزی میں پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا، اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ لیکن اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ ایک رات کی مہمان تھی اور اپنا فرض ادا کرنے میں اسے کسی زبان کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ لیکا کا کوئی وجود نہیں تھا، البتہ اس کی مسکراہٹیں کمرے کے مختلف کونوں میں جگمگا رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ بڑی دلکش زندگی تھی، تفکرات سے آری، لیکن میں برا آدمی نہیں ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ ہاں، مجھے یہ زندگی پسند نہیں تھی۔ میں کسی ایک مسکراہٹ کو اپنانا چاہتا تھا۔ آخر میرے سینے میں دل تھا، اس میں محبت کا جذبہ تھا۔ میں کس سے محبت کروں، کسے چاہوں؟ باتھ روم میں بھی یہی سوچتا رہا، ناشتے کی میز پر بھی یہی، اور پورا دن اسی خیال میں گزرا۔ 5 راتیں 5 لڑکیاں، ہر ایک لڑکی محبت سے پیش آنے والی، یادیں چھوڑ جانے والی۔ کس کس کو یاد رکھوں؟ وہ تو ایک خواب کی طرح آتی ہیں، صبح ہوتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب بڑے پرکشش ہوتے ہیں، لیکن صبح کیسی ویران ہوتی ہے۔ پھر نرگس کے پاس جانے کا وقت نزدیک آنے لگا۔ فلمینا میرے پاس آئی، وہ میرے لیے نیا سوٹ لائی تھی۔ میں نے شیو کر کے لباس تبدیل کیا۔ فلمینا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت فلمینا کی آنکھوں سے چھپی ہوئی عورت نے جھانکا تھا۔
इंसान कुछ भी बन जाए, जिंदगी में चंद लम्हात ऐसे जरूर आते हैं जब वो सिर्फ हकीकत होता है। बहरहाल मुमकिन है फिल्मीना से माजरत का मौका ही ना मिले। मुमकिन है आज की रात में किसी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हूँ, डॉक्टर मेरे जिस्म से गोलियां निकाल रहे हों या फिर मेरा पोस्टमार्टम कर रहे हों। मैं नरगिस के लिए जिंदगी देने का तहैया कर चुका था और मेरे इरादों में कोई लग़ज़िश नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अगर दाऊद रहमानी नरगिस की हिफाजत में नाकाम रहा तो फिर मैं खुल जाऊंगा। मैं वो सब करूंगा जो मेरे इख्तियार में होगा। इसके लिए मेरे पास कोई प्रोग्राम नहीं था, बस हालात के तहत काम करने का फैसला कर चुका था। बाहर निकला तो शेखर से मुलाकात हो गई। ओके मिस्टर शारिक, वक्त हो गया है, सख्त होशियारी से। बेफिक्र रहो, मैं अपना काम बहुत खुश असलूबी से करूंगा, मैंने कहा और मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई जिसे शेखर ने महसूस नहीं किया था। और फिर मैं सुरख स्पोर्ट्स कार में चल पड़ा। रास्ते भर मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात आते रहे। इनमें तालूत का भी ख्याल था। तालूत मेरा दोस्त, जिससे मुझे उनसियत हो गई थी और जिसकी इस तरह गुमशुदगी ने मेरा दिल तोड़ दिया था और जो अब मेरा ख्वाब बनकर रह गया था। मुझे यकीन था कि वो मुझे छोड़कर चला गया है, शायद अपनी दुनिया में, ना जाने क्यों। यहाँ तक कि दाऊद रहमानी की कोठी आ गई। मुलाजमों ने मुझे देखकर दरवाज़ा खोल दिया और मेरी कार पोर्टिको में दाखिल हो गई। शायद कार की आवाज़ सुनकर ही नरगिस रहमानी और दाऊद रहमानी बाहर निकल आए थे। नरगिस ने तो हस्बे मामूल मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। दाऊद रहमानी ने भी इस्तकबालिया कलमात कहे। वैसे उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। आओ भाई। यह नरगिस तो बड़ी बेचैनी से तुम्हारी मुंतजिर थी और मैं सोच रहा था कि तुम आ जाओ तो मुझे भी चाय मिले, दाऊद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलचस्प बातों के दौरान हम चाय की मेज पर पहुंच गए। चाय के दौरान दाऊद साहब मुझसे मेरे खानदानी हालात पूछते रहे और मैं उन्हें उल्टी सीधी बातें बताने लगा। फिर चाय के बाद उन्होंने कहा, आओ शारिक मियाँ, हम दोनों गुफ्तगू करें जब तक नरगिस लिबास वगैरह तब्दील कर लेगी। क्यों नरगिस? हाँ डैडी, बस थोड़ी देर के लिए माजरत चाहती हूँ, नरगिस ने कहा और दाऊद साहब मुझे लिए हुए अपने कमरे में पहुंच गए। बैठो, उन्होंने कहा और मैं उनके सामने बैठ गया। दाऊद साहब ने एक पैड और कलम मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरा अपने सामने रख लिया। फिर वो बोले, शारिक मियाँ, मैं तुमसे नरगिस के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने पैड पर लिखा, मैंने तुम्हारा कल का खत पढ़ लिया है, तुम्हारी शराफत का ममनून हूँ बेटे। क्या आज प्रोग्राम है? अगर है तो क्या है? और उन्होंने पैड मेरी तरफ बढ़ा दिया। फरमाइए, मैं हाजिर हूँ, मैंने कहा और जवाब में पैड पर लिखा। उनका क्याम रबर स्क्वायर की इमारत नंबर 112 में है। यहाँ तक मेरा ताक़ुब किया गया है। उनके बहुत से लोग हमारे पीछे होंगे, सख्त होशियारी की ज़रूरत है। दरअसल दाऊद साहब एक गहरी सांस लेकर बोले, नरगिस की माँ नहीं है, उसे मेरी एक अजीज़ औरत ने पाला है। बड़ी हसास और नाजुक तबा लड़की है। मैं उसके किरदार से मुतमईन हूँ। मैंने महसूस किया है कि वो तुम्हें पसंद करती है। क्या ये दुरुस्त है? और इसके साथ ही उन्होंने पैड पर लिखा, बेफिक्र रहो, मैंने इंतजामात कर लिए हैं। तुम्हारे क्लब रवाना होते ही खुफिया पुलिस के लोग तुम्हारी निगरानी करेंगे। क्या अगवा का प्रोग्राम क्लब से वापसी पर है? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, मैंने कहा और पैड पर लिख दिया। जी हाँ, बहरहाल मैंने यही महसूस किया है। मैं फराग दिल इंसान हूँ और किसी पाक जज्बे पर पाबंदियां लगाने का कायल नहीं हूँ। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं तुम्हें यकजा कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें वही सब कुछ करना होगा जो राइजे ज़माना है, उन्होंने कहा और पैड पर लिखा। जो कुछ हो रहा है होने दो। जिस वक्त तुम लोग इमारत में दाखिल हो जाओगे उस वक्त पुलिस रेड करेगी ताकि तमाम मुजरिमों को पकड़ा जा सके। मैंने डीआईजी से बात की है, वो बजाते खुद इस रेड की निगरानी करेंगे। तुम्हारे रवाना होते ही मैं पुलिस को उस इमारत से आगाह कर दूंगा और जब तक तुम क्लब में रहोगे पुलिस वहां अपना काम मुकम्मल कर लेगी। हाँ, नरगिस की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर होगी। उस इमारत में तुम उसकी हिफाजत करोगे जिसके लिए मैं तुम्हें अपना पिस्तौल दूंगा। भाईजान की वापसी पर मैं उन्हें आपकी खिदमत में रवाना करूंगा। वो मेरे बड़े हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि नरगिस को मेरी ज़ात से कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मैंने कहा और पैड पर लिखा। आप इत्मीनान रखें, मिस नरगिस पर मेरी मौत के बाद ही आँच आ सकती है। बस ठीक है, मुझे तुम दोनों के मिलने पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हारे भाई की आमद का इंतज़ार करूंगा, दाऊद साहब ने कहा और इसके साथ ही उन्होंने लिखा, ठीक है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। और फिर वो बोले, आओ। मेरा ख्याल है वो लिबास बदल चुकी होगी। मैंने कुर्सी खिसकाई और खड़ा हो गया। तब दाऊद साहब ने एक अलमारी से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और चंद राउंड मुझे दिए जिन्हें मैंने एहतियात से लिबास में छुपा लिया और हम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। नरगिस हमें दरवाजे से चंद कदम दूर मिली। दाऊद रहमानी ने हमें खुदा हाफिज कहा और हम बाहर निकल आए। मैंने कार स्टार्ट की, नरगिस मेरे बराबर आ बैठी और हम बाहर निकल आए। डैडी से क्या गुफ्तगू रही? रास्ते में उसने पूछा। आपके डैडी बेहद नेक नफीस इंसान हैं नरगिस साहिबा। मेरा ख्याल है वो आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को अपनी गुफ्तगू बताएंगे।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा। रहमानी साहब की होशियारी की वजह से मुझे काफ़ी ढारस हो गई थी और अब मैं इतना परेशान नहीं था। नरगिस खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद हम क्लब पहुंच गए। क्लब की तफरीहात हस्बे मामूल थी। वैसे इस दौरान मैंने शेखर के बहुत से साथियों को देखा था। चंद अफराद क्लब में भी मौजूद थे जो सबके सब मेरे सूरत आशना थे, लेकिन वो मुझसे बेताल्लुक अपनी तफरीहात में गुम थे। बज़ाहिर किसी की तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, लेकिन मैं जानता था ना जाने कितनी आंखें मेरी निगरानी कर रही होंगी। ताहम जिस अंदाज में भी वक्त गुजरे, सिर्फ 11 बजाने थे। ओह, 11 बज गए। मेरा ख्याल है अब वापसी मुनासिब है। हाँ, वक्त का तो पता ही नहीं चला। नरगिस ने मेरी तायद की। आओ चलें, मैंने कहा और हम दोनों क्लब से निकल आए। मैंने अपनी निगरानी करने वालों को सिमटते देखा था। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर रात का वक्त ना होता तो कोई भी मेरी उस वक्त की कैफियत से मशकूक हो सकता था। ड्राइविंग सीट पर बैठकर मैंने कार स्टार्ट कर दी। नरगिस खामोश थी, लेकिन यह खामोशी तवील हो गई तो उसने कहा, किस सोच में गुम है शारिक साहब? हैं? मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर बात बनाई। कुछ नहीं नरगिस साहिबा, मैं अपने और आपके बारे में सोच रहा था और नरगिस की हिम्मत ना पड़ी कि वो मेरी उस सोच की कुरीद करे। बात ही ऐसी थी। हाँ, वो मेरी तरफ से कुछ बोलने की मुंतजिर थी। कब मुलाकात होगी? बिलाखिर उसने पूछा। मुलाकात? मैंने गहरी सांस ली। कौन जाने कब और कहाँ? क्या मतलब? वो चौंक कर बोली। तुम्हारी डैडी ने मुझसे बात की है नरगिस। वो तुम्हें और मुझे यकजा करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में उन्होंने जल्दबाजी से काम नहीं लिया? नरगिस के चेहरे पर कई रंग आए। वो कोशिश के बावजूद इस सवाल का जवाब न दे सकी और ये अच्छा ही हुआ। अगर वो मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लेती तो ना जाने बाद में मेरे दिल पर क्या बीतती। मैंने भी इस सवाल के जवाब के लिए सराहना किया और फिर एक सुनसान सड़क से गुजरते हुए धुंधलाई हुई रोशनी में 2 आदमी हाथ उठाए खड़े नजर आए। मैंने खुश होंठों पर जुबान फेरी और कार की रफ्तार सुस्त कर दी। क्या बात है? नरगिस ने सड़क पर देखते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब न दिया। सचमुच मेरे दिल की हालत अजीब हो गई थी। मेरे हाथ पांव बेजान हुए जा रहे थे। कार आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के करीब पहुंचकर रुक गई। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है जनाब। अजराहे करम, क्या आप हमें थोड़ा सा पेट्रोल दे देंगे? बस इतना कि हमारी गाड़ी किसी पेट्रोल पंप तक पहुंच सके, उनमें से एक ने कहा और फिर दूसरे लम्हे उसने पिस्तौल की नाल मेरी कनपट्टी पर रख दी। हालांकि पूरा प्रोग्राम मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी मैं चौंक पड़ा। दूसरा आदमी उछलकर मेरी गाड़ी में सवार हो गया। उसने नरगिस को भींचकर उसका मुंह बंद कर लिया। चीखने की कोशिश की तो खोपड़ी में सुराख कर दिया जाएगा। वह सफाक लहजे में बोला और नरगिस फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। चलो कार आगे बढ़ाओ। दूसरा भी कूदकर अंदर बैठ गया। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मेरी निगाहें किसी दूसरी कार की रोशनियां तलाश कर रही थीं। दूसरी कार जो पुलिस की हो। ना मालूम पुलिस कामयाबी से हमारे ऊपर निगाह रखे हुए थी या नाकाम हो गई थी। मुझे दूर दूर तक कोई तहरीक ना महसूस हुई। बहरहाल सख्त ज़हनी इंतशार के आलम में मैं रबर स्क्वायर में दाखिल हो गया और फिर बंगला नंबर 112 के पोर्टिको में मैंने कार रोक दी। यहाँ शेखर दूसरे कुछ लोगों के साथ हमारा मुंतजिर था। उसके दोनों साथियों ने नरगिस को कार से उतारा और शेखर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। थैंक यू मिस्टर शारिक, आपने हमारे देरीना ख्वाब की तकमील कर दी। अब ये सोने की चिड़िया सोने के अंडे देगी, उसने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथी नरगिस को दोनों तरफ से पकड़े हुए आगे बढ़ गए। मैंने नरगिस की आंखों में शदीद हैरत के आसार देखे और ये हैरत मेरे दिल पर नक्श हो गई। जलील शेखर को नरगिस के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। दोनों आदमी नरगिस को लिए हुए ना जाने कहाँ चले गए। शेखर ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। इस ताउन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने तुमसे जो वादे किए हैं वो जरूर पूरे करूंगा। मेरा ख्याल है तुमने उसके सामने मेरा शुक्रिया अदा करके अच्छा नहीं किया है, मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा। क्यों, इसमें क्या हर्ज था? उसने पूछा। बस मैं चाहता था कि वो मुझे मजबूर समझती और सोचती कि मैं भी तुम लोगों का शिकार हो गया हूँ और यही हकीकत है। मुझे हैरत है इतनी हसीन लड़कियां तुम्हारे दिल से इस लड़की का ख्याल खत्म नहीं कर सकी। आखिर इसमें ऐसी क्या खसूसियत है? तुम ना समझ सकोगे शेखर। बहरहाल मैंने तुम्हारे सामने कुछ शराइत रखी थी। दोहराओ, शेखर ने कहा। उसे यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक जब तक कि उसके बाप से फैसला कुन गुफ्तगू ना हो जाए। मुझे याद है, शेखर ने कहा। मैं उसकी निगरानी करूंगा, मुझे इसकी इजाजत दी जाए। चलो मंजूर, मैं तुम्हें बदल नहीं करना चाहता। हम दोस्तों के दोस्त हैं। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा, शेखर ने कहा और फिर मुझे साथ लिए हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां नरगिस को रखा गया था। नरगिस एक कुर्सी पर बैठी हुई थी सख्ते के आलम में और शेखर के दोनों साथी उसे थोड़ी दूर खड़े थे। हेलो मिस रहमानी, हम आपको इस गरीब खाने पर खुश आमदीद कहते हैं, शेखर ने कहा। फिक्रमंद ना हो, आपके दोस्त मिस्टर शारिक यहाँ आपकी निगरानी करेंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी।
अगर आपके डैडी ने हमारी मतलूबा रकम अदा कर दी तो हम आपको बाइज्जत वापस पहुंचा देंगे। हाँ, दूसरी शक्ल में कुछ और फैसले होंगे। बहरहाल फिलहाल आपको कोई खतरा नहीं है। ठीक है मिस्टर शारिक, आप इनकी निगरानी करें और इनकी ज़रूरियात पूरी करते रहें। आओ, शेखर ने अपने दोनों साथियों से कहा और फिर वो तीनों बाहर निकल गए। मैंने एक ठंडी सांस ली और नरगिस की तरफ देखा। वो पत्थर की बेजान मूर्ति की तरह खला में घूर रही थी। नरगिस, मैंने उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की और उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। बड़ा गम था उन आंखों में। मैं उस कैफियत को अल्फाज में नहीं ढाल सकता। हाँ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। कई मिनट तक मैं उससे कुछ न कह सका। फिर हिम्मत करके बोला, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है नरगिस, मेरी जिंदगी में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती। उसने जलती हुई निगाहें उठाकर मुझे देखा। उन निगाहों में नफरत के आसार थे। फिर उसके मुंह से हकारत आमेज आवाज निकली, अब और बेवकूफ बनाओगे? क्या तुम भी इनके साथ शरीक नहीं हो? हाँ नरगिस, हालात ने मुझे इनका साथी बना दिया है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है। मेरा दिल। मैं इतना ही कह पाया था कि अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और शेखर अपने दोनों साथियों के साथ अंदर आ गया। तो तुमने गद्दारी की है शारिक? वो खूंखार लहजे में बोला। क्या मतलब? मैंने संभल कर पूछा। पुलिस ने चारों तरफ से बंगला घेर लिया है। अब वो अंदर दाखिल हो रही है। लाउड स्पीकर पर वार्निंग दी गई है कि हम खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तुम्हारा दिमाग खराब है शेखर। मेरी एक एक हरकत तुम्हारे इल्म में है। इसमें गद्दारी की गुंजाइश कहाँ निकलती है? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम बहुत चालाक हो, कोई तरकीब कर गए, वरना इतनी जल्दी इस मुनज़्ज़म अंदाज में पुलिस यहाँ कैसे पहुंच सकती थी? बहरहाल अब एक ही जरिया है, इस लड़की को ढाल बनाकर निकल जाया जाए। चलो इस तरफ आओ, शेखर ने नरगिस से कहा। ये नहीं हो सकता शेखर, तुमने वादा किया है कि उसे। बकवास मत करो वादे के बच्चे, हमारी जिंदगी खतरे में है। शेखर आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे मैंने पिस्तौल निकाल लिया। आज कार्ड मेरे हाथ में है शेखर, बाहर निकल जाओ वरना भून कर रख दूंगा, मैंने होंठ भींच कर कहा। दूसरे लम्हे शेखर के एक साथी ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिस्तौल की गोली ने उसके सर के चीथड़े उड़ा दिए। उसके दिल खराश जी गूंजी और शेखर मुंह फाड़ कर रह गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। चलो बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारा हशर भी इससे मुख्तलिफ ना होगा, मैंने पिस्तौल से शेखर का निशाना लेते हुए कहा और शेखर और उसके साथी ने हाथ बुलंद कर दिए। फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और दरवाजे से निकल गया। उनके बाहर निकलते ही मैंने झपट कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर नरगिस को लेकर दीवार की आड़ में हो गया ताकि शेखर और उसके साथी पिस्तौल से गोलियां चलाएं तो हम निशाना न बन सकें। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। धाएं धाएं की आवाज के साथ ही दरवाजे में कई सुराख हो गए, लेकिन हम लोग महफूज थे। नरगिस फटी फटी निगाहों से कमरे में पड़ी हुई लाश देख रही थी और मैं हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार था। बाहर अब बाकायदा फायरिंग शुरू हो गई थी। इस फायरिंग के दौरान कभी कभी चीखें भी लहरा जाती थीं, लेकिन अब हमारी तरफ किसी ने रुख नहीं किया। तकरीबन 15 मिनट तक सख्त मुकाबला होता रहा और उसके बाद खामोशी छा गई। बाहर बहुत से कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। भारी जूतों की आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो पुलिस वाले हो सकते हैं। अगर कोई है तो हाथ उठाए सामने आ जाए, वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। एक आवाज़ गूंजी और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, नरगिस नरगिस बेटी। ये दाऊद साहब की आवाज़ थी। नरगिस उछल पड़ी। आओ नरगिस। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। कई पुलिस वाले मेरे सामने थे। उनमें से एक ने मुझे देखते ही ललकारा, खबरदार हाथ बुलंद कर दो वरना। नहीं नहीं, वो शारिक है, नरगिस मेरी बच्ची। दाऊद साहब की आवाज़ उभरी और फिर बहुत से लोग हमारे पास पहुंच गए। डीआईजी साहब ने बनफ्से नफीस इस रेड को कमान किया था, वो भी मौजूद थे। दाऊद साहब के साथ वो भी मेरे नज़दीक आ गए। यही है शारिक? उन्होंने पूछा। हाँ, यही है वो दलेर इंसान जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी बचाई है, दाऊद साहब ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं डैडी, ये उनका साथी है। नरगिस दाऊद साहब से चिमट कर बोली, ऐसा ना कहो बेटे, ये हम सबका मोहसिन है। इसने हमारे और मुल्क के ऊपर बड़ा एहसान किया है। दाऊद साहब जल्दी से बोले और नरगिस की आंखों में हैरानी उमड़ आई। जिंदा गिरफ्तार होने वालों को हथकड़ी लगा दी गई थी। लाशें जमा की जा रही थीं। बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर मुजरिमों को गाड़ियों में भरकर पुलिस हेड ऑफिस ले जाया गया। डीआईजी ने मुझसे साथ चलने को कहा। मेरा बयान लिया जाने वाला था। नरगिस को उसके डैडी के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई थी। पुलिस हेड ऑफिस में डीआईजी मेरे साथ खुसूसी मेहरबानी से पेश आ रहे थे। मेरा मुकम्मल बयान लिखा गया और फिर मुझसे मुजरिमों की शनाख्त कराई गई, लेकिन जिंदा लोगों में शेखर मौजूद न था। तब हम लाशों को देखने गए और शेखर उन लाशों में भी नहीं था। वो नहीं है। ओह, लेकिन बंगले में तो और कोई लाश नहीं रह गई। एक एक कमरे को छान मारा गया है, तब वो निकल गया। हैरत है। बहरहाल बचकर कहाँ जाएगा, हम उसे कब्र से भी खोद निकालेंगे। बस ताज्जुब है आखिर वो किस तरफ से निकल गया।
डीआईजी ने कहा और फिर एक एसपी को बुलाकर हदायत की कि शेखर को तलाश किया जाए, पता लगाया जाए कि वो कहाँ से निकल गया। फिर डीआईजी मुझसे बोले, आपको बेहद तकलीफ उठानी पड़ी मिस्टर शारिक, बहरहाल हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब आप आराम करें। मिस्टर हारून, आप मिस्टर शारिक को दाऊद साहब के मकान पर पहुंचा दें। वहां जाकर क्या करूंगा? मैं अपने घर जाऊंगा, मैंने कहा। ओह, मेरा ख्याल है आप दाऊद साहब के पास हैं। वो कह गए थे कि आपको यहां से फारिग करके उनकी कोठी पर पहुंचा दिया जाए, डीआईजी ने कहा और मैंने शाने हिला दिए। फिर मैं डीआईजी के कमरे से निकल आया। इंस्पेक्टर हारून मेरे साथ थे। बाहर मेरी बहुत सी तस्वीर खींची गईं और फिर इंस्पेक्टर हारून मुझे कमरे में लेकर चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम दाऊद साहब की कोठी पर थे। दाऊद साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। जो ही मैं जीप से उतरा, उन्होंने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और फिर इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा करके मुझे अंदर ले गए। नरगिस को मैंने ख्वाब आवर इंजेक्शन देकर सुला दिया है। उसके जहन पर गहरा असर था, उन्होंने कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया और फिर वो मुझे लेकर अपने कमरे में पहुंच गई। शारिक बेटे, तुमने हम दोनों बाप बेटी पर जो एहसान किया है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें इसका सिला देने की कोशिश करूंगा। मैंने किसी सिले के लिए सब कुछ नहीं किया है जनाब, मैंने जवाब दिया और दाऊद साहब खामोश हो गए। फिर घड़ी देखकर बोले, ओह, 3:45 बज रही हैं। रात तो खराब हो गई, थोड़ी देर आराम कर लो। आओ मैं तुम्हें कमरे में पहुंचा दूं। और मैं उनके साथ उठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में था और वो मुझे खुदा हाफिज कहकर चले गए। मेरा जिस्म ज़हन थकन से चूर था, नींद का गलबा भी था। बामुश्किल तमाम सिर्फ जूते उतारे और फिर मैं सहरी पर दाराज हो गया। जहन था कि फटा जा रहा था, आंखें जल रही थीं लेकिन नींद गायब थी। पुलिस हेड ऑफिस में मैंने फिल्मीना, जीनी, लीका और दूसरी लड़कियों को कैदियों के साथ गर्दन झुकाए बैठे देखा। उनके बारे में मैं फैसला न कर पा रहा था कि उनसे हमदर्दी करूं, उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस करूं या उन्हें नज़रअंदाज कर दूं। और अब जबकि ये ड्रामा खत्म हो चुका है, खुद मेरा क्या बनेगा? जिंदगी किस अंदाज में गुजरेगी? अब तो मैं तन्हा हूं, तालूद भी मौजूद नहीं है। तालूद कहाँ चले गए मेरे दोस्त? इस तरह मंझधार में छोड़ देना था तो मेरी जिंदगी में आए क्यों थे? तुमने मुझे कहीं का ना रखा तालूद, और मेरा दिल तालूद के लिए तड़पता रहा। फिर मैं उसे भूलकर नरगिस में खो गया। नरगिस की गलतफहमी यकीनन दूर हो जाएगी। उसके बाद उसका रवैया क्या होगा? क्या दर हकीकत उसके साथ एक अनोखी जिंदगी गुजारी जा सकती है? लेकिन अचानक एक और खौफनाक सवाल सामने आ खड़ा हुआ। मैं वो नहीं हूं जो वो समझते हैं। मैंने उनसे अपने बारे में झूठ बोला है। क्या मेरी असलियत से वाकिफ होकर भी वो मेरे ऊपर इस कदर मेहरबान रह सकते हैं? सब कुछ गलत है। नरगिस जिस हैसियत से मुझसे मुतासिर हुई थी, अब वो हैसियत भी बाकी नहीं रही। अब तो मैं सिर्फ आरिफ हूँ, सिर्फ आरिफ, एक मफरूर कैदी। ना जाने कौन कौन से झगड़े थे, उनका फैसला करना मेरे बस की बात नहीं थी। चुनाचे फटते हुए दिमाग को फौरी सुकून देने की सिर्फ एक सूरत थी, सोने की कोशिश करूं। और फिर इस कोशिश में कामयाबी नसीब हो गई। नींद ने एक मेहरबान माँ की तरह मुझे अपनी आगोश में लेकर तमाम तफक्कुरात समेट लिए और माँ की गोद में सुकून होता है।